दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 12, जिसमें हम कुल 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट संख्या 12। देखिए पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए W.C. स्मिथ द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, खालिद बी सईद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, पीटर हार्डी खिलाफत टू पार्टीशन और मोइन शकीर मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। तो देखा जाए दोस्तों इसमें से कौन सा जो युग्म है यानी लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक से संबंधित है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, खालिद बी सईद की पुस्तक है दोस्तों पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। और अन्य पुस्तकों के बारे में देखा जाए द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दोस्तों द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया इसके लेखक देखा जाए तो पीटर हार्डी हैं। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, इसमें ऑप्शन बी केवल सही सुमेलित है। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक पीटर हार्डी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज जो है, ये पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज इसके लेखक आपके दोस्तों खालिद बिन सईद हैं। आप जानते हैं खालिद बिन सईद इसके ये सही सुमेलित है। इसके अलावा देखिए खिलाफत टू पार्टीशन ये मोइन शकीर की रचना है। खिलाफत टू पार्टीशन ये मोइन शकीर की रचना है। और W.C. स्मिथ की रचना है मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया ये W.C. स्मिथ की रचना है। तो अन्य जो युग्म हैं वो सुमेलित नहीं है, केवल ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित है। खालिद बिन सईद की रचना है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। अगला प्रश्न एक कथन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने ये वक्तव्य दिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, R.C. दत्त, दादा भाई नौरोजी या फिर गोखले ने। तो सही उत्तर है दोस्तों राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। ये कथन दादा भाई नौरोजी का है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा रेखा क्या थी। ऑप्शन है ब्यास, रावी, सिंधु या सतलज। तो सही उत्तर दोस्तों 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच जो सीमा थी वो सिंधु नदी थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, आपको बताना है कितने समय में। 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, 9 वर्षों में या फिर 10 वर्षों में। तो सही उत्तर है दोस्तों अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा 1590 से 1596 के बीच उसके शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। और ये दोस्तों जो अकबरनामा है अबुल फजल द्वारा ये 7 वर्षों में पूरा किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि आता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि शामिल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य स्थित है। ऑप्शन देखिए कोरोमंडल तट है आपका, उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट या कोंकण तट। तो सही उत्तर है दोस्तों कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का जो पश्चिम तटीय मैदान है वो पतला है। इसका उत्तरी भाग कोंकण तट और दक्षिणी भाग मालाबार तट कहलाता है। पूर्वी तटीय मैदानों में उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट शामिल हैं। दोस्तों उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग में है, जबकि कोरोमंडल तट जो है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तृत है। तो कृष्णा डेल्टा से केप कमोरिन या कन्याकुमारी तक ये आपका कोरोमंडल तट है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है कहाँ, आपको बताना है।
तो सही उत्तर है क्यू। क्यू इंग्लैंड में दुनिया का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है और क्यू जो है ये रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, इसकी स्थापना 1759 में हुई थी। 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। दोस्तों इसमें 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं। याद रखिएगा 40,000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियां हैं क्यू रॉयल बॉटेनिकल गार्डन में। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराना है और इसके आधार पर आपको दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। इसमें दोस्तों ज्वालामुखी है और उनसे संबंधित स्थल हैं। सबनकाया ज्वालामुखी ये आपका पेरू में स्थित है। माउंट एटना आप जानते हैं इटली में है। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है और मेरापी ये इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या गोली दर्पण? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कार के पीछे साइड मिरर के रूप में, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इसके द्वारा एक छोटे उत्तल दर्पण के द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब पाया जा सकता है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऊन एक प्रोटीन, रेयान रूपांतरित स्टार्च, रबर एक प्राकृतिक बहुलक, फुलरीन कार्बन का अपर रूप। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि रेयान जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं बल्कि पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अन्य जैसे ऊन एक प्रोटीन है, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है और फुलरीन जो है कार्बन का अपर रूप है, ये सभी सही सुमेलित है। रेयान सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है, न कि रूपांतरित स्टार्च है। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान से ही संबंधित है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं क्या? सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल या कार्बोलिक अम्ल? तो सही उत्तर है, याद रखिएगा दोस्तों, प्याज के छिलके उतारने से सल्फेनिक अम्ल निकलता है जिसके कारण उससे आंखों में आंसू आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा या कीटों द्वारा? आपको बताना है। दोस्तों फेरोमोन्स एक रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है और ये विपरीत कीटों को आकर्षित करने के लिए ये रसायन उत्पन्न किया जाता है। तो फेरोमोन्स कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला रसायन है जो उनके विपक्षी या विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने के लिए निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, कोलेकैल्सिफेरॉल नामक रासायनिक यौगिक का सामान्य जो है नाम क्या है? हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन सी? आपको बताना है। कोलेकैल्सिफेरॉल, दोस्तों कोलेकैल्सिफेरॉल जो है रासायनिक यौगिक, इसका नाम विटामिन डी है। विटामिन डी और विटामिन डी को दोस्तों एक हार्मोन माना जाता है और इसके सर्जन में कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल और आर्गे कैल्सिफेरॉल। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही चयन करना है। तो आइए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करा लेते हैं। दोस्तों विधि के समक्ष समता, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय राज्य व्यवस्था से। विधि के समक्ष समता ये अनुच्छेद 14 में है जो कि समानता का मूल अधिकार है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों कार्य करने के लिए सही मानवीय परिस्थितियां अनुच्छेद 42 में है दोस्तों, सी का पहला हो जाएगा। और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में किया गया है। तो इसके आधार पर सही कूट आपका हो जाएगा, सही कूट दोस्तों कि जब आप मिलान करेंगे सही कूट के आधार पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित, संसद के सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय प्राप्त करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की, भारत के निर्वाचन आयोग की, भारत के महान्यायवादी की या लोकसभा अध्यक्ष की?
तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है संसद के सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित जो विनिश्चय होता है उस समय राष्ट्रपति भारत के निर्वाचन आयोग से सुझाव प्राप्त करता है। और अनुच्छेद 103 याद रखिएगा, आर्टिकल 103 में ये व्यवस्था दी गई है कि संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16वां प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये आपका सही है। कारण क्या दे रहे हैं? कारण ये है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ये भी सही है दोस्तों। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधित कर सकती है क्योंकि संसद भारत के जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ऑप्शन ए आपका सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। देखिए, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2006 में, 2007 में, 2008 में या 2011 में? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है हरा सूचकांक या ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? ग्रीन इंडेक्स जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और निवेशकों को उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार करने वाली कंपनियों की कार्बन दक्षता का पता लगाने के लिए विश्व बैंक ने हरा सूचकांक एक मानक विकसित किया है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन देखिए, व्यापक नीच या कर्मता, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच या कर्मता और आनुवांशिक भिन्नता की कमी। तो किसी प्रजाति के विलोपन के लिए दोस्तों व्यापक नीच या कर्मता उत्तरदायी नहीं है, जबकि बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच और आनुवांशिक भिन्नता की कमी, ये सारी चीज़ें किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन ये जो व्यापक नीच है, ब्रॉड निके, ये किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? आपको बताना है। PAN, पैराएक्सिटिल नाइट्रेट, स्माग, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पोल्यूटर नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है कि सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? तो वे वायु प्रदूषक जो सीधे स्रोत से वायु में मिलते हैं उनको प्राइमरी पोल्यूटर कहा जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों और साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, ये द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे ओजोन, PAN और ओजोन और स्माग, ये सभी द्वितीयक प्रदूषक हैं। अगला प्रश्न है सेरेब्रल पल्सी में एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतया पाया जाता है किसमें? वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में या केवल महिलाओं में? तो आपको बताना है सेरेब्रल पल्सी किस में पाया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, छोटे बच्चों में सेरेब्रल पल्सी नामक विकार पाया जाता है। दोस्तों ये प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है और ये विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर में हुई किसी क्षति के कारण होता है। और ये बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, बच्चों के जन्म के समय और 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों में होता है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात पाया गया? तो देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा ऑप्शन है। तो इन विकल्पों में देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात या उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो आपका तमिलनाडु है और तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 है दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट या जिप्सम? तो सही उत्तर है अभ्रक।
दोस्तों ऑप्शन बी अभ्रक आपका ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, जबकि विकल्प में जो चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम दिए गए हैं ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यूपी स्पेशल से भी है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 5, 7, 9 या 11। तो सही उत्तर है दोस्तों 9 सस्य जलवायु उत्तर प्रदेश में है। 9 कृषि जलवायु प्रदेश या सस्य जलवायु जैसे भावर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य प्रदेश, ये कुल मिला के 9 कृषि जलवायु प्रदेश या 9 सस्य जलवायु प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश में हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर और मार्ग कर यानी टोल टैक्स। तो आप जानते हैं टोल टैक्स जो है दोस्तों ये भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। सेवा कर, शिक्षा उपकर और सीमा कर, ये जो ऊपर के तीनों कर हैं ये भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। टोल टैक्स राज्य सरकारों का विषय है। अगला प्रश्न है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, IDBI और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? उपर्युक्त सभी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रवर्तक में जो हैं ये सभी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो NSE है इसकी स्थापना आप जानते हैं 1992 में हुई थी दोस्तों, और फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर NSE की स्थापना हुई थी। इसके प्रवर्तकों में देखा जाए तो भारत सरकार के अलावा शीर्ष वित्तीय संस्थाएं जिसमें IDBI, LIC, GIC, SBI शामिल हैं। अगला प्रश्न सामान्य गणित से है। देखिए यहाँ पर 1 - 1/4 - 1/3 + 1 + 1/4 + 1/3 का मान क्या होगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे 8/11 और गुणे 13/16। जब आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप इसको जब हल करेंगे आसान करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा और 13/22 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 13/22। 28वां प्रश्न देखते हैं। 54 को 2 हिस्सों में इस तरह बांटना है कि 10 गुना पहला हिस्सा और 22 गुना दूसरा हिस्सा मिलकर 780 हो जाए, तो पहला हिस्सा कितना होगा? ये x + y आप जानते हैं कि 54 होगा और कह रहे हैं 10x + 22y 780। जब आप हल करेंगे तो पहला जो आंसर होगा ये आपका 34 हो जाएगा। तो 28वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्शन सी 34। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये देखिए 29वां प्रश्न है आपका A संबंधी B। देखिए अनुपात वाला क्वेश्चन है। A और B का अनुपात 5:7 का है, B और C का अनुपात 9:11 का है। तो A और C का अनुपात कितना होगा आपको बताना है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि A और B का अनुपात 5:7 है। A B 45 और 63, जब इसको 9 गुना कर देंगे तो A और B का अनुपात 45 और 63 हो जाएगा। B और C का अनुपात 9:11 है, इसको जब 7 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 63 और 77। A और C का अनुपात 45 और 77 होगा। तो ये 45 और 77 दोस्तों ऑप्शन ए जो हो जाएगा 45 अनुपात 77, ये A और C का अनुपात हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। यदि परफेक्ट का कूट RGUIHFW हो तो इसी कूट में ब्राउन कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए P के बाद PQR आया है, E के बाद EFFG आया है, R के बाद RSTU आया है। तो देखिए कैसे किस तरह से बढ़ रहा है। पहले 2-2 बढ़ा है, फिर 3-3-3 बढ़ रहा है। तो 2-2 बढ़ाएंगे, B का हो जाएगा पहले D BCD, R का हो जाएगा RST, 2-2 बढ़ गया। उसके बाद जब आप आगे बढ़ाएंगे तो उसके बाद 3 बढ़ाएंगे, OPQR, R हो गया O का, W का WXYZ हो जाएगा। उसके बाद देखिए N का हो जाएगा, N में 3 बढ़ेगा तो आपका Q आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से सही उत्तर बना सकते हैं। ये दोस्तों आपका जो उत्तर हो जाएगा ये
तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीमान ए श्रीमती बी से मिलते हैं। बी एक पुत्र सी तथा एक पुत्री डी की माता है। ए की ई माता है, सी विवाहित है और उसका पुत्र है। बी की ई बहू है। ए बी से किस प्रकार संबंधित है? तो जब आप इसको एक रेखा चित्र में व्यवस्थित करेंगे तो बी जो है दोस्तों, ए पुत्र है और बी का पौत्र ए होगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ए के पुत्र का पुत्र जो है, ये ए जो है बी के पुत्र का पुत्र है, इसलिए ये पौत्र होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शब्द जो है संख्या समुच्चय दिया गया है 2000, 1180, 1785, 1500, 560, 782, 1200, 385, 1123, 222 की माध्यिका आपको बताना है। तो ये जितने भी हैं इनको एक अवरोही क्रम में आप लिख लेंगे। पहले आ जाएगा सबसे छोटा 222, उसके बाद 385, ऐसे क्रम में जब आप आएंगे तो 2000 सबसे लास्ट में आएगा। तो कुल जो हैं हमारे पद कितने हो जाएंगे? 10 पद हैं। अब माध्यिका जो है जब 10 पद हैं तो n+1/2 यानी 5.5वां पद। तो 5.5वां पद का मूल्य हो जाएगा 5वां पद का मूल्य और 6वां पद का मूल्य। 5वां पद आपका आ जाएगा जब क्रम से करेंगे 1123, 6वां पद आपका हो जाएगा 1180। तो 5वें पद और 6वें पद के मूल्य का मान जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देंगे तो 1151.5 आ जाएगा दोस्तों। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्याएं हैं 1, 5, 2, 8, 9, 7, 16, इनकी माध्यिका। तो इनको भी एक क्रम में आप रखेंगे, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 16 हो जाएगा। माध्यिका n+1/2वां पद। तो n+1/2वां पद जो है 8/2 हो जाएगा। तो 4वां पद कौन सा होगा? ये हो जाएगा 7 आपका। तो सही उत्तर 7 हो जाएगा इन पदों की माध्यिका। 15 लोग 35 बक्सों को 7 दिन में भर सकते हैं। 65 बक्सों को 5 दिन में भरने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो 7 दिन में 35 बक्सा 15 लोग भरते हैं, तो 5 दिन में 65 बक्सा कितने लोग भरेंगे? तो सही उत्तर कैसे हो जाएगा? आप दिन, बक्सा और लोग के आधार पर आप कर सकते हैं। फार्मूला देखिए, x/15 बराबर 65/35 गुणे 7/5 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सही उत्तर 39। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। पश्चिम से पूर्व का सही क्रम आपको बताना है कौन सा होगा। आप जानते हैं सिपकीला कहाँ पे स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। नाथुला सिक्किम में स्थित है दोस्तों। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा लिपू लेक उत्तराखंड में स्थित है। तो आप जब क्रम बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, फिर आ जाएगा आपका सिक्किम और सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, करेंट अफेयर से 25 दिसंबर 2020 को भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान या विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर केंद्रित फिल्म को सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था। ये जो फिल्म है वो कौन सी थी? तो सही उत्तर है द इंसेक्ट टेस्क्यूअर। द इंसेक्ट टेस्क्यूअर जो है ये सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। जर्मनी के एंड्रियाज एवेल्स द्वारा निर्देशित अंग्रेजी भाषा की फिल्म थी द इंसेक्ट टेस्क्यूअर। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस या नेशनल गुड गवर्नेंस डे मनाया गया था। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये दिवस 2014 में पहली बार मनाने की घोषणा की गई थी और पूर्व प्रधानमंत्री AB वाजपेयी के जन्म दिवस पर ये सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा वर्ष 2014 से की गई थी। आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। और 2020 में जो उपभोक्ता दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताएं।
अगला प्रश्न 39वां प्रश्न 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय को मंजूरी दी थी। इसमें कौन सी शामिल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, फिल्म समारोह निदेशालय और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान। तो दोस्तों जो 4 इकाइयाँ, जो 4 मीडिया इकाइयों को सम्मेलन की मंजूरी थी, इसमें भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान नहीं था। अगला प्रश्न, और ये जो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, इसका अंतिम प्रश्न है 23 दिसंबर 2020 को किस भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है सस्मिता मलिक, अदिति चौहान, नीतल नारंग या मनीषा कल्याण। तो सही उत्तर है दोस्तों नीतल नारंग भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं और इस पद पर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी का स्थान उन्होंने लिया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विशेष रूप से ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए जो हमारा वीडियो था, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट था, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए, जो प्रश्न कठिन लगे उनको अलग से नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम रिवीजन में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।